हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नवंबर 2017 के। नवंबर 2017 के जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी जो है दिसंबर 2013, जुलाई 2013 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, जुलाई 2018 के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। इस टाइम पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करें, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी इसमें 15 क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं और अब हम जो है वो 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? अरेंज द फ्लोइंग ग्रुपिंग ऑफ नेशंस फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर से हायर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ हमें जाना है। इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यहाँ से ये टर्म जो है, पूरी टर्म तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही आती है, पर यहाँ पे सिर्फ हमें इंटीग्रेशन जो है वो गिवन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नेशन स्टेट्स का ग्रुप एक रीजन का जो फॉर द ग्रेजुअल प्रोसेस क्या एलिमिनेट करना चाहते हैं, ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट करना चाहते हैं अमंग वन अनदर। ठीक है, सो अगर हमारा पर्पस देखें कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का क्या पर्पस है, तो वो इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकली दोनों तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करना ही हमारा इंटीग्रेशन का मेन मोटिव है। इसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड एरिया, सेकंड आता है हमारा कस्टम यूनियन, थर्ड हमारा आता है कॉमन मार्केट और फोर्थ हमारा आता है इकोनॉमिक यूनियन। दिस इज द रैंकिंग फ्रॉम लो टू हाई। तो देखते हैं फ्री ट्रेड यूनियन। सबसे पहले ऑप्शंस हमारे देखते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कोड सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है, तो मतलब थर्ड और फोर्थ तो हमारे आएंगे ही नहीं। हमेशा ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देखने की कोशिश किया करो। लास्ट में हमारा इकोनॉमिक यूनियन, मतलब बी लास्ट में आना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सही है। बीच का आपको नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री ट्रेड, उसके बाद हमारा कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट और लास्ट में हमारा इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A country can have an increased surplus in its balance of trade as a result of। जब एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इंपोर्ट एंड राइजिंग एक्सपोर्ट, because of higher tariff imposed by its trading partner, an increase in domestic inflation or increase in capital फ्लो इनफ्लो। किसके कारण जो है एक कंट्री का सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो रहा है? इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड द वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो इसमें डिफरेंस आता है। एक कंट्री अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है, तो उसका कैसा आएगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। ठीक है, और अगर एक कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, या जिसे हम ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, जब एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो इसका मतलब हमारा मनी जो है वो बाहर ज्यादा जा रहा है। सो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दैट हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1। यहां पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन 1 हमारा इसके अकॉर्डिंग सही होगा। दैट इज द डिक्लाइनिंग इंपोर्ट। इंपोर्ट कम करे और एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इससे क्या होगा? हमारा एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following statement is or are true for the current account of country? कंट्री के करंट अकाउंट को देखते हुए हम ऑलरेडी जो है वो ट्रेड में एक चैप्टर, ये हम ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने किया था उसमें भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, करंट अकाउंट हमारा क्या शो करता है? सबसे पहली बात, इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर। सेकंड, इट रिलेट्स टू क्लेम्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो दोनों में से कौन सा हमारा करंट अकाउंट जो है वो शो करता है? तो करंट अकाउंट हमारा शो करता है नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर। मींस हमारा ऑप्शन 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Which amongst the following economists can be classified as a strong advocate of protectionist policy of trade? इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया है और इसके लिए सबसे ज्यादा खड़े हुए हैं?
ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं इनके हम। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, एफ लिस्ट दैट इज द फ्रेडरिक लिस्ट और हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन है इनका नाम, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, जेएस मिल और पी क्रुकमैन, ए हैमिल्टन और जेएस मिल। कौन से दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के बारे में बात की थी? दे आर द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस पॉलिसी। तो अगर हम बात करें तो इसमें हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने इसकी बात की थी इस पॉलिसी की, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स। एक ये इनकी बुक थी रिपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिसमें उन्होंने इस चीज की बात की थी। समझते क्या कहा था उन्होंने? ये सबसे इलॉबरेट और एक जर्नल आर्ग्यूमेंट था प्रोटेक्शन के लिए, जो पहली बार रिटर्न में किसी ने लिखा था। इस रिपोर्ट में हैमिल्टन ने स्ट्रेस दिया था किस पे? एक नेशन की डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहे। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट रहे और नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमिंग क्लास भी प्रॉस्पर करे और एग्रीकल्चर कंज्यूमिंग क्लास भी प्रॉस्पर करे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कहा कि ये चीजें ग्रो होनी चाहिए, लेकिन इन्हें क्या मिलना चाहिए? दे नीड द सब्सिडीज, दे नीड द प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्लस उन्होंने एक और चीज कही थी कि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, जो नई इंडस्ट्रीज हैं, वो मेच्योरिटी अटेन कर सकती हैं और बहुत जल्दी अटेन कर सकती हैं और एबल हैं वो प्रोड्यूस करने के चीप गुड्स as compared to foreign manufacturers, but they need the protection. ऐसे ही सेम फ्रेडरिच लिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में यह बात बोली थी और उन्होंने ये बात कही थी मीन्स दे आर द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री ट्रेड। क्लासिकल थ्योरी एडम स्मिथ ने, जिन्होंने फ्री ट्रेड के बारे में बात की थी, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है अभी अभी। सो फ्री ट्रेड के लिए इन्होंने सही में क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने बोला था, उन्होंने कंक्लूड किया था कि फ्री ट्रेड जरूर बेनिफिशियल है इन द अर्ली एंड द लेटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल की तरफ सोसाइटी जाए तो वो जा सकती है, बट विद द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। सो फ्रेडरिच लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे जिन्होंने इनकी बात की थी। दे आर द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस पॉलिसी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज इन द लॉन्ग रन ग्रोथ इन एन डेवलपिंग कंट्री। बात डेवलपिंग कंट्री की हो रही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, सबके केस में अलग अलग चीजें होंगी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फॉर द लॉन्ग रन ग्रोथ? टैरिफ ऑन द इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स, जो बाहर से कैपिटल गुड्स आ रहे हैं उनके ऊपर हम टैरिफ लगा दें। सब्सिडी दे फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करें। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दे या फिर पेंशन की पेमेंट करें। तो ये तो यूनिलेटरल है। सब्सिडीज अगर हम देंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी तो इंक्रीज होगी। सो इट हेल्प्स इन द फर्दर प्रोडक्शन। ऑप्शन सेकंड हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। लॉन्ग रन ग्रोथ चाहिए अगर हमें डेवलपिंग कंट्रीज में। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is Barron's explanation for underdevelopment Asia, Africa and Latin America? बैरन ने क्या बातें बोली थी? तो बैरन ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में अपने एक आर्टिकल में लिखा था और उस आर्टिकल का नाम क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑन बैकवर्डनेस। ये थोड़ी सी पता है एक्सप्लेनेशन समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर को टिक कर देंगे ना तो हमें वो चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें हर किसी की राइटिंग्स, जर्नल सब पता होंगे, बिल्कुल नहीं पता होंगे। सो बैरन्स ने पहली बार इस थ्योरी को अंडरलाइन किया था, बोला था अपनी बुक में और बताया था कि किस तरीके से अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक बिजनेस फ्रॉम अब्रोड, कंजर्वेटिव रूलिंग कोalition, वीक डोमेस्टिक मिडिल क्लास या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा? तो उन्होंने बोला था कंजर्वेटिव रूलिंग कोalitions। इसके बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी बोला था कि किस तरीके से कॉलोनियल एक्सपेंशन से वो जो है वेल्थ को, रिसोर्सेज को बाकी कंट्रीज के जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे जिनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनके डोमिनेशन में है, उनको तो नुकसान होएगा। सो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा। लाइक इंडिया और ब्रिटेन का ही आप एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट इज द बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन वाज गिवन बाय। जो बेनिफिट थ्योरी है एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन की, इसे हम ऑलरेडी पब्लिक फाइनेंस में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए सेलिशमैन, सेकंड है लिंडल, थर्ड है डल्टन और फोर्थ है पीगो। तो बेनिफिट थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिटीजन जो है वो पे करेगा टैक्स किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट।
वो क्या बेनिफिट सोसाइटी से, पब्लिक सर्विसेज से इंजॉय कर रहा है, तभी वो इंजॉय कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव ही रहे। एक पर्सन ने आर्ग्यू भी किया, फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने क्या एग्जांपल लिया कि जितने भी पर्सन है इकोनॉमी में वो सेम प्रोटेक्शन इंजॉय करते हैं क्या स्टेट में, और सबके बीच में क्या इक्विटी है। दूसरे पर्सन ने बोला कि हाँ, एक ने कहा कि ठीक है, सब सेम प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं तो सबको टैक्स पे करना चाहिए, सबको इक्वली बर्डन होना चाहिए। दूसरे पर्सन ने आर्ग्यू करके कहा कि हर कोई सेम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो एंजॉय नहीं करता थ्रू द स्टेट। कई ऐसे होते हैं जो रिच होते हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी और एज देयर पर्सन, जिनको ज्यादा पे करना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है हमारा पेमेंट फॉर प्रोटेक्शन, इसको आर्ग्यू किया गया दो पार्ट में। एक तो हेड टैक्स रहे इंडिविजुअल पे, एक तो हेड टैक्स का पार्ट था और दूसरा था फ्लैट टैक्स। ठीक है, दो चीजें थी, हेड टैक्स और फ्लैट टैक्स, फ्लैट टैक्स ऑन द रियल प्रॉपर्टी। सो दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं टैक्स सिस्टम के, जिसके बारे में एरिक लिंडल ने बोला था। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। मार्केट के ऊपर है। पहला है हमारा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा दे रखा है हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑफ द अबव विच आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ रोइंस्टीन-रोडन अप्रोच टू डेवलपमेंट। रोइंस्टीन-रोडन की जो अप्रोच थी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इन दोनों में से कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, या ये दोनों फीचर इंपॉर्टेंट है। पहला है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो रोइंस्टीन-रोडन ने जो बात की थी वो तीन डिफरेंट इंडिविजिबिलिटीज की बात की थी, और इन्होंने मेन कंसीडर दिया था, मेन ऑब्स्टेकल डेवलपमेंट का क्या, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मेन ऑब्स्टेकल क्या है। तीन चीजें हैं। पहला है इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, ठीक है। दूसरी इन्होंने बात की थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड की। तीसरी इन्होंने बात की थी इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग्स की बात की थी। उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने बोला था कि एक एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट कंट्री के लिए वो तभी अराइज हो सकता है जब एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट उस कंट्री में हो, तभी ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। दोनों ही बातें, ओलिगोपोलिक मास्टिक स्ट्रक्चर, एक कार्टेल फॉर्म करो और कुछ होना चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही हमारे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If marginal propensity to consume is equal to average propensity to consume, MPC और APC हमारे इक्वल है for all levels of income, तो हमारी corresponding consumption कितनी होगी। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट रन केन्जियन फंक्शन देखें तो वो किसके इक्वल होता है, दिस इज द शॉर्ट रन केन्जियन फंक्शन। C का मतलब हमारी कंजम्पशन, दिस इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दिस इज द इनकम। ठीक है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को इनकम से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को इनकम से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, दिस इज द इक्वेशन प्लस इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस b, दिस इज द इक्वेशन। ये हमारी इनकम इक्वेशन बचेगी और इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं लॉन्ग रन में, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या होगा। अगर हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 के इक्वल है तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, C इज इक्वल टू by, दिस इज ऑल्सो राइट एज B, बीटा अल्फा भी कह सकते हो, AB भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कह लो। C इज इक्वल टू by, दिस इज ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। रट्टू तो तनी बनना है हमें, बस जो चीजें हैं उसे वैसे ही करनी है तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर हमारा APC MPC इक्वल है तो हमारी ये इक्वेशन बचेगी। ओके, दिस इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस इज द MPC। C अपॉन Y क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following goods is covered under GST as on 1st July 2017? 1st जुलाई 2017 को कौन से ऐसे गुड्स थे जो कवर हुए थे, किसमें, हमारे GST में कौन से गुड्स हमारे कवर हुए थे। ऑप्शंस को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, हमेशा से ही मैं ये बात आप लोगों से कहती हूँ। ठीक है, सो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज कवर्ड on 1st July 2017. Next question. The greater the elasticity of supply, the greater is.
जितनी हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतना ही हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स बायर पे होगा या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेलर पे होगा या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बायर पे होगा। समझते हैं इस चीज को हम। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करती है ऑफ द कमोडिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या शो करती है, दैट विद द चेंज इन प्राइस इट इंड्यूसेस द चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। जितनी ज्यादा एक कमोडिटी की सप्लाई इलास्टिक होगी, द मोर इलास्टिक द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ज्यादा बर्डन किसके ऊपर होगा, बायर के ऊपर। ठीक है, अगर हमने कोई कमोडिटी ली है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस वो चेंज होती रहती है, तो बर्डन तो किसके ऊपर जाएगा, बायर के ऊपर जाएगा, और शिफ्टिंग ज्यादा पॉसिबल होगी। और कंपैरेटिवली अगर हमारी सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो मोर बर्डन किसके ऊपर जाएगा, मतलब विद द चेंज इन प्राइस ज्यादा चेंज नहीं आता है सप्लाई में, तो बर्डन किसके ऊपर जाएगा, इट्स फॉल ऑन द सेलर, सेलर के ऊपर वो बर्डन जाएगा। ठीक है, सिर्फ शिफ्टिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉन्ग रन में नॉर्मली सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या रहती है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक रहती है, बिकॉज प्रोड्यूसर जनरली क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है ओवर द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में वो नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या कर पाता है, अर्न कर पाता है। सो टैक्सेशन इंक्रीज होती है, टैक्सेशन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ सप्लाई। अगर टैक्सेशन इंक्रीज हुई है तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ सप्लाई को भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो प्रोड्यूसर तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, सो द ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द ग्रेटर विल बी द, किसके ऊपर बर्डन जाएगा, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगी सप्लाई की उतनी ही ज्यादा बर्डन जाएगा बायर पे। ठीक है, लेस इलास्टिक होगा, यहाँ पे लेस इलास्टिक होता तो किस पे जाता, सेलर पे। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ability to pay principal of taxation is logically most consistent with the normative notion of, ये क्वेश्चन भी हमने पब्लिक फाइनेंस में किया था, जिसमें हमने वर्टिकल इक्विटी और हॉरिजॉन्टल इक्विटी के बारे में समझा था। ऑप्शंस क्या है, टैक्स न्यूट्रलिटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वैल्यू एडेड टैक्सेशन या फिर वर्टिकल इक्विटी। तो एबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, एबिलिटी ऑफ टू पे प्रिंसिपल क्या शो करता है कि टैक्सेस जो है उस पर्सन पे लेविड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कि वो कितना बर्डन जो है वो टैक्स का ले सकता है, हाउ वेल दैट पर्सन कैन शोल्डर द बर्डन ऑफ टैक्स। ये प्रिंसिपल जस्टिफाई करता है क्या, दैट ऑल सिटीजन शुड मेक एन इक्वल सैक्रिफाइस, हर एक सिटीजन को इक्वल सैक्रिफाइस देना चाहिए, किसके लिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब किस हिसाब से पर्सन जो है वो सैक्रिफाइस करेगा, वो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितना टैक्स जो है वो पे करेगा और किस सर्कमस्टांसेस में पे करेगा। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल में दो नोशंस ऑफ इक्विटी की बात होती है। पहली होती है वर्टिकल इक्विटी, जो क्या बताती है कि जिसकी ज्यादा एबिलिटी है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, अगर ए पर्सन है उसकी ज्यादा एबिलिटी है तो उसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए फॉर द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसकी कम एबिलिटी है उसे कम पे करना चाहिए। ये तो हो गया वर्टिकल, दिस इस स्टेज में जाएगी ना, जो यहाँ पे कर रहा है वो यहाँ पे करे, जो इस लेवल का पे कर सकता है वो इस लेवल का पे करे, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी में क्या होगा, मोस्ट कंसिस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कैसी लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है, मतलब जितने भी हैं वो इक्वल सिमिलर, जो अगर मेरी इन सबकी सिमिलर एबिलिटी है पे करने की तो ये सब सिमिलर ही टैक्स जो है वो पे करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट the ability to pay principle of taxation is logically most consistent with the normative notion of vertical equity। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, नॉर्मेटिव नोशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न्ड विद, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल, टैक्सेशन ओनली, पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, पब्लिक डेप्ट ओनली, या बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पब्लिक फाइनेंस
जो है वो एक तरीके से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दे सकता है और एक तरीके से प्रिंसिपल है जो हमें क्या बताता है कि लोगों को किस तरीके से हमें एडवांटेज तो जो है वो देनी चाहिए। वैसे एक स्टेटमेंट है जो डाल्टन ने दी है, ये थ्योरी डाल्टन ने ही प्रोपाउंड की और डाल्टन ने ये थ्योरी दी है कि टैक्स इज एन इविल। हर एक टैक्स क्या है, इविल है, और हर एक पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो अनप्रोडक्टिव है। ये स्टेटमेंट दी है डाल्टन ने, डाल्टन के अकॉर्डिंग है ये स्टेटमेंट, उन्होंने कही है। ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के इस तरीके से मैनेज होने चाहिए कि जब हम एक इंसान का बर्डन चेक करें कि उसके ऊपर सोशल बर्डन कितना है टैक्सेशन का, और उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर से कितना फायदा हो रहा है, सोशल एडवांटेज कितनी है, तो उसका नेट एडवांटेज जो होनी चाहिए उसकी एडवांटेज ज्यादा होनी चाहिए, पर्सन की एडवांटेज ज्यादा होनी चाहिए और गवर्नमेंट की कम होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। तो वो टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑप्टिमल टैरिफ। ऑप्टिमल टैरिफ के बारे में ये स्टेटमेंट है, टैरिफ जो है वो एक ऑप्टिमल तरीके से होना चाहिए। पहला, बेनिफिशियरी कंट्री इज अ लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर गुड। जो बेनिफिशियरी कंट्री होगी वो ही लार्ज कंट्री होगी पूरे मार्केट में एक पर्टिकुलर गुड की। दूसरा, एक डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिमल टैरिफ विल लीड टू फॉल इन वेलफेयर। अगर हम ऑप्टिमल टैरिफ से डेविएट कर जाते हैं तो हमारा वेलफेयर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, Which of the following is a distinctive implication of the new trade theory developed by Malletz as different from the new trade theory? ठीक है, अलग क्या कही है। पहला ऑप्शन, ट्रेड इंक्रीजेस द एवरेज प्रोडक्टिविटी एज मोर प्रोडक्टिव फर्म्स एक्सपेंड। ट्रेड से हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे हमारी प्रोडक्टिव फर्म्स जो है वो इंक्रीज होगी। दूसरा क्या है, हेल्पफुल स्टेट इंटरवेंशन। तीसरा क्या है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करेगा जिससे नए प्रोडक्ट बनेंगे। और तीसरा क्या है, एक कंट्री में बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री से वो एक्सपोर्ट कर सकती है और इंपोर्ट कर सकती है। ये मैलेट्स है। मैलेट्स का ये मॉडल है जो उन्होंने सबसे पहले प्रेजेंट किया था 2003 में। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने यहाँ पे हेट्रोजीनियस फर्म की बात की है, ना कि होमोजीनियस फर्म की बात की है। ऑप्शन यहां से तो ये कट ही जाता है। ठीक है, उन्होंने यही बात कही है कि ट्रेड जब इंक्रीज हो सकता है, ट्रेड इंक्रीज होगा अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्टिव फर्म्स जो है वो इंक्रीज होगी उस हिसाब से हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ नवंबर 2017। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्यान रखना, पढ़ते रहना, खुश रहना। टेक केयर एवरीवन।